दोस्तों अब शुरू करते हैं कि जैसे हर्षवर्धन का हमारा डिसइंटीग्रेशन हो गया उनके राज्य का, तो कौन कौन से राज्य हमारे आगे आए। उसके बाद चालुक्य जब हमारा डिसइंटीग्रेट हुआ तो कौन कौन से राज्य बने, तो ये हम देखेंगे। क्योंकि अभी तक पिछले लेक्चर में आपने देखा कि हर्षवर्धन का हमारा राज्य था इंटीग्रेटेड था, इसलिए कोई अटैक नहीं कर सकता था। लेकिन इस समय क्या हुआ, हर्षवर्धन जब तक जिंदा थे तब तक तो राज्य इंटीग्रेटेड था, लेकिन जैसे डेड हुए सारा राज्य बिखर गया। अब बिखरा तो कैसे बिखरा सर, ये भी तो बात है। तो देखिए, जो सिंध का रीजन था, यहाँ पे राजा दहिर साहब थे, इन्होंने कैप्चर कर लिया उसको, ठीक है, 666 एडी में। अब भाई साहब पता है वहां पे हुआ सिविल वॉर। जो सिंध का रीजन था जहां राजा दहिर साहब थे, वहां पे हुआ हमारा सिविल वॉर। अब सिविल वॉर हुआ तो उसके बगल में ही पर्सिया लगता है, अब वहां पे अरब लगता है। वहां पे एक बहुत एबल्ड हमारा किंग था मोहम्मद बिन कासिम, इन्होंने अटैक करके उसको जीत लिया। तो पहला जो मुस्लिम था जिसने अटैक किया उसका नाम मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है। अब देखिए सिविल वॉर जब होता है ना, जैसे आपने सुना होगा कि सिविल वॉर हमारा चल रहा है सीरिया में, तो आप सब मजे लेते हैं। एक तरफ से सब मजे लेने का मतलब ये होता है दोस्तों कि वहां पे रसिया भी मजे ले रहा है, यूएसए भी मजे ले रहा है, और लगे हाथ टर्की भी मजे ले रहा है, सब मजे लेते हैं। तो यही हुआ था हमारा सिंध के साथ। जब वहां पे सिविल वॉर हुआ तो पूरी अस्त व्यस्त हो गया, लोग आपस में ही लड़ने लगे। तब मोहम्मद बिन कासिम ने फायदा उठाया और कैप्चर कर लिया, पहला चीज थी। अच्छा जी, तो बात ये थी कि अच्छा ये इनका सोल एम क्या था, क्यों ये कैप्चर करना चाहते थे। दो रीजन थे। पहला रीजन ये था कि ये लोगों को इस्लाम में कन्वर्ट करना चाहते थे। तो मोहम्मद बिन कासिम का पहला जो रीजन था वो कह रहे थे कि या तो इस्लाम कबूल करो या मरो, ठीक है। पहली चीज रीजन ये थी। गजनवी आएगा तो उसका सोल रीजन होगा कि मुझे लूट कर लेके जाना है खजाना यहाँ से। तो पहला जब हर्षवर्धन डिवाइड हुआ तो पहला किस में डिवाइड हो गया, सिंध में डिवाइड हो गया सर। दूसरा कारकोटा डायनेस्टी जो कश्मीर में है, कोई सवाल नहीं आता, कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है, वहां पे ही अलग डिवाइड हो गया क्योंकि कश्मीर तक भी तो पहुंचा फैला हुआ था हर्षवर्धन का राज। तो कारकोटा डायनेस्टी वहां पे काम कर रही थी। सिंध का रीजन राजा दहिर साहब लेके चले गए। और क्या वजह, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, यहाँ पे बेसिकली गुर्जर, प्रतिहार्स, ये लोगों ने कैप्चर कर रखा था। जो ये गुर्जर प्रतिहार, जो गुर्जर होते हैं ना, ये लोग बड़े खतरनाक होते हैं, इनके हाथ बड़े लंबे लंबे होंगे, ठीक है, और लड़ाई तो करने के लिए पैदा हुए हैं। आज भी यदि आप नोएडा में जाएंगे तो नोएडा में कई जगह पे गुर्जर लोग बसे हुए हैं और ये केवल लड़ाई करते हैं, ठीक है। तो ये काफी मतलब इंटेंस होते हैं मारने में। तो ये लोगों ने 6 सेंचुरी एडी से लेकर 11 सेंचुरी एडी तक वहां पे रूल किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये लोग कहां से आएंगे, कोई भी इन्वेडर कहां से आएगा, हमारा बेसिकली खैबर रीजन से आएगा, ठीक है। खैबर रीजन, हिंदकुश रीजन से आएगा। तो इन्होंने नॉर्थ वेस्ट जो फ्रंटियर है हमारे इंडिया का, देखिए गुजरात, राजस्थान, ये सब तो इन्होंने कवर कर रखा है। तो ये लोगों ने हमारे जो इन्वेडर्स थे, मुस्लिम इन्वेडर्स थे, उनको नहीं आने दिया। वेस्टर्न फ्रंटियर हमारा सेव रहा इनकी वजह से, गुर्जर प्रतिहार की वजह से। लेकिन पाला ने क्या किया, इनको ओवरथ्रोन कर दिया और गुर्जर जो कि मतलब पाला गुर्जर्स को ओवरथ्रोन कर दिया और पालास का अपना एक अलग किंगडम बन गया। वहाँ पे आपको पता चलेगा कि जब आप आएंगे इधर ईस्टर्न इंडिया में तो पालास और सेनाज ने बहुत अच्छा से रूल किया है नॉर्दर्न इंडिया को। तो जैसे ही देखिए उसके बाद जैसे पालास ने यहाँ पे अटैक किया हमारे गुजरात, राजस्थान और पंजाब के रीजन पे, जहाँ पे रूल कर रहे थे हमारे गुर्जर प्रतिहार, तो वहाँ पे भी छोटे छोटे किंगडम और बने और उसमें 2 किंगडम बना। पहला किंगडम है अजमेर जिसमें चौहान आए और दूसरा किंगडम है मेवाड़ जिसमें गहलोत आए। अब आपने एक बहुत अच्छी कहानी सुनी होगी कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच हमारा युद्ध होता है, ठीक है। तो ये आपका आगे आएगा, गोरी का युद्ध पूरा है। तो इन्होंने जो तीसरा जब युद्ध हुआ, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान 3 एग्जीक्यूट कर दिए गए बाय द मोहम्मद गोरी 1192 में। आगे आपको क्लियर पूरा समझ में आएगा। तो देखिए आपने ये तो देख लिया कि जो वेस्टर्न इंडिया है जनाब, ये तो हमारा अलग अलग चीजों में डिवाइडेड है, ठीक है। तो भाई ईस्टर्न इंडिया कहाँ किस में डिवाइडेड है, तो इस पे बेसिकली पालास और सेनाज इस पे रूल कर रहे थे।
इससे ज़्यादा जानने की हमें जरूरत नहीं है। उसमें जो किंग थे गोपाला, धर्मपाला, ये लोग वहाँ पर रूल कर रहे थे। किसी काम की चीज़ हमारे लिए नहीं है, बिकॉज वी आर स्टडिंग हियर फॉर द जीएस, नॉट टू डू PhD। आगे चलते हैं। देखिए अब चलते हैं साउथ में। तो साउथ में बहुत सारे किंगडम, चोला, चेरा, पांड्यास थे, लेकिन उसमें एक बहुत सही किंगडम था, उसका नाम है चोला एम्पायर। और चोला एम्पायर का जो हमारा प्रूफ मिलता है ये 300 BC से लेकर 1300 AD तक मिलता है। इतने दिनों तक ये जिंदा रहा, मतलब 1500 साल तक इन्होंने रूल किया। अच्छा जी, तो ये लोग, और देखिए जो हमारे चोलास थे इनका इन्फ्लुएंस इंडोनेशिया, सुमात्रा, बेसिकली एक वर्ड में बोले तो साउथ ईस्ट एशिया में भी इनका इन्फ्लुएंस था। आगे समझ में आएगा कैसे इन्फ्लुएंस था। इन्फ्लुएंस दोस्त इसलिए था क्योंकि इनकी स्ट्रॉन्ग नेवी थी। अब कहोगे सर स्ट्रॉन्ग नेवी होने से क्या मतलब, क्या है, क्या मतलब, इससे कैसे इन्फ्लुएंस हो जाएगा? क्यों? क्योंकि जब आप, पता है आपको, जब ब्रिटेन रूल कर रहा था ना इंडिया में, यहाँ पे एक चीज बहुत सही थी, उनकी नेवी बहुत स्ट्रांग थी। नेवी स्ट्रांग से होने से क्या होता है कि हमारा जितना भी ट्रेड होता है वर्ल्ड में वो सी रूट से होता है, ठीक है, और सी रूट सबसे सस्ता पड़ता है हमारा। तो सी रूट में जिसकी नेवी दमदार रहेगी उसका सी रूट पे कब्जा रहेगा और उसकी इकोनॉमी ग्रो करती जाएगी। यही रीजन था कि हमारा चोलास ने सबसे ज्यादा हमारा काम किया था नेवी पे, ठीक है। और ये बेसिकली कावेरी रिवर के बगल में ये इनका राज्य था, तो बहुत अच्छी फर्टाइल लैंड थी, तो वहां से इनको खाना पीना और इनकी इकोनॉमी चलती रहती थी। अब देखिए इसमें बहुत सारे एम्पायर आए, क्योंकि 300 BC से आ रहे हैं, 1500 BC तक जा रहे हैं, 1300 BC तक जा रहे हैं। तो पहली चीज इसमें सबसे सही जो किंग आए वो राजा चोला है। इन्होंने 1985 में गद्दी संभाली और इन्होंने एक्सपेंशन करना शुरू कर दिया था। अब देखिए कहाँ कहाँ तक सर एक्सपेंशन किया, तो जो मॉडर्न तमिलनाडु है यहाँ पे एक्सपेंशन किया, कर्नाटका तक किया, पार्ट ऑफ आंध्रा और उड़ीसा तक भी गए, केरला भी गए, श्रीलंका भी गए, मालदीव भी गए। लेकिन जनाब ये मालदीव तो कैप्चर कर लेंगे, श्रीलंका ये कैप्चर नहीं कर पाए। लेकिन काम का सवाल, काम की बात अभी करते हैं भाई। राजा राजेश्वर टेम्पल बना हुआ है जिसका नाम बृहदेश्वर टेम्पल है, तंजौर तमिलनाडु में है। ये सवाल बहुत पूछा जाता है और ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। अभी 1000 रुपए की क्वाइन इशू करी गई है इसी टेम्पल के नाम पर, तो मोस्ट प्रोबेबली ये सवाल आ सकता है। उसके बाद जैसे राजा चोला हमारे डेड हुए, इनके बेटे आए राजेंद्र चोला, जिन्होंने गद्दी संभाली 1014 से लेकर 1044 तक। इन्होंने सारे श्रीलंका को कनकर कर लिया क्योंकि नेवी मजबूत थी इनके पास, और इन्होंने एक नया कैपिटल बनाया जिसका नाम गनाईकोंडा चोलापुरम, और वहां पे एक टेम्पल भी इन्होंने कंस्ट्रक्ट करा जो कि हमारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। अब देखिए जो चोला की एडमिनिस्ट्रेशन थी वो ब्यूरोक्रेसी उसकी कॉम्प्लेक्स थी। जो सोसाइटी थी वहाँ पे हाई प्रेस्टीज लोग जैसे ब्राह्मण्स हो गए, इनको हाई प्रेस्टीज मिलता था। उसके बाद जो सिटी में होंगे वो कम मिलेगा। देखिए दोस्त हर जगह की सोसाइटी का यही हाल है। आज की सोसाइटी बताइए, आज सोसाइटी में क्या है कि जो मोदी के लोग होंगे, मोदी, मुलायम सिंह यादव, इनके लोग होंगे, इनको बोलेंगे हम नोबल्स, ये रूलर्स हैं, तो इनको हाई प्रेस्टीज होगी हमेशा सोसाइटी में। इसके बाद यदि आप देखेंगे तो जो टाउन एरिया है, जो मेट्रो सिटीज में रहते हैं, इनको भी काफ़ी इज्जत मिलती है, ठीक है। उसके बाद आते हैं आपके मेट्रो सिटीज, फिर आपके आएंगे टाउन एरिया में। तो देखिए ये जो ये वाली चीज़ है मेट्रो और टाउन एरिया, ये मिलाकर हमारा टाउन ही होता था। वो सर ये बताओ यार टाउन बनाते क्यों है यार, टाउन बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, विलेज में काम नहीं हो सकता? नहीं हो सकता, क्योंकि टाउन बनाने के लिए पहली क्राइटेरिया ये होती है कि वहाँ पे 75% पीपुल नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी में इंगेज होने चाहिए। सर ठीक है, नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी में इंगेज है तो क्या करेंगे, ये कुछ प्रोडक्शन करेंगे और इनको कुछ वेज मिलेगा, तनख्वाह मिलेगी, और उसको ये खरीदेंगे, जिससे कि ये साइकिल चलेगी और हमारा इकोनॉमी बूम होगी, जो करंट का हमारा सिचुएशन है। लेकिन उस समय क्या होता था पास्ट में कि उस समय ट्रेड करना होता था, और ट्रेड करने के लिए हमें एक टाउन बनाना पड़ता था जहां से जो हमारा रॉ मटेरियल है वो विलेज से आएगा, ठीक है, रॉ मटेरियल विलेज से आएगा, टाउन में जाएगा, टाउन से एक्सपोर्ट हो जाएगा। सर तो ये बताओ एक्सपोर्ट करने की क्यों जरूरत पड़ी, है ना? सवाल तो है क्यों एक्सपोर्ट करें, क्योंकि हमारे यहाँ सरप्लस हो गया। जो भी हमारा प्रोडक्शन होता है, जब सरप्लस होता है तो हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये हमारा बेसिकली शुरुआत हुई थी
वैदिक पीरियड के बाद जब हमारा लोगों ने एग्रीकल्चर करना शुरू कर दिया, अब खाना पेट ही नहीं भर रहा था, क्या आप भाई ट्रेड करोगे। लेकिन जैसे ही सरप्लस होना शुरू हो जाएगा तो वहां से ट्रेड का हमारा सिस्टम हो जाएगा। यदि आईफोन बना रहे हो और उन्हीं के पास नहीं, एप्पल वालों के पास, तो आप वो क्यों देंगे, सरप्लस है तभी तो दे रहे हैं। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट आता था, ठीक है सर। तो ये हमेशा याद रखिए कि उस समय ब्राह्मण्स थे, उसके बाद जो हमारा टाउन के लोग थे उनकी इज्जत होगी, उसके बाद पीजेंट्स होंगे जो किसान होंगे। और हमेशा तानाशाही और राज गरीब के सर काट कर ही करा गया है। गद्दी वहीं पे बनती है, उसके पहले नहीं बनती। किसी को नोचा जाएगा तो किसी को बढ़ाया जाएगा, ये हमेशा होता है और हमेशा होता रहेगा इस दुनिया में, इस अर्थ पे। तो इसलिए आप या तो यूज किए जाएंगे या तो आप यूज करेंगे, इसके बीच में कोई रास्ता नहीं है। या तो आप कर रहे हैं या आप नहीं कर रहे हैं। देखिए इसके बाद जो आपका रेवेन्यू सिस्टम था, ये बेसिकली, अब रेवेन्यू सिस्टम वहां पे तो भाई ये तो नहीं चलता था कि ट्रेड हो रहा, भयंकर ट्रेड हो रहा, पैसा आ रहा है। तो रेवेन्यू सिस्टम जो बेसिकली कहाँ डिपेंड था, हमारा लैंड पे तो डिपेंड होगा ना यार, क्योंकि एग्रीकल्चर वहां पे मोस्ट है। तो हमारा रेवेन्यू किस पे डिपेंड होगा, लैंड पे डिपेंड होगा, ठीक है। अब लैंड को कितने प्यार से क्लासिफाई करते थे कि देखिए ये हमारा बहुत सही है, एलुवियल सॉइल है, और यहाँ पे है हमारा परती सॉइल है, मतलब यहाँ पे मान लीजिए आप डेजर्ट है, तो इसको, इस पे टैक्स लगाते थे और डेजर्ट पे टैक्स ये नहीं लगाते थे। मतलब कि इन्होंने लैंड को क्लासिफाई कर रखा था कि कैसे हम टैक्स लगाएं, किस लैंड पे लगाएं, किस पे न लगाएं और कितना लगाएं, ठीक है। अब मिलिट्री जो थी, इनके रॉयल ट्रूप्स थे जिनको पैसा मिलता था। उसके बाद सबसे ज़्यादा स्पेशल अटेंशन मिली थी इनकी नेवी पे। अब देखिए चोला की सबसे बड़ी खासियत ये चीज़ होती है, सेल्फ गवर्नमेंट इन विलेज। ये जो चोला की सबसे बड़ी खासियत थी वह सेल्फ गवर्नमेंट थी। तो सर ये दो भागों में इसको डिवाइड करके पढ़ेंगे। पहला उर है, उर में वो लोग पार्टिसिपेट करते थे जो लोग टैक्स पेयर थे, टैक्स गवर्नमेंट को पे करते थे, चोला को, ठीक है। तो वो डेली फंक्शन हमारे उस विलेज का देखते थे, ठीक है, गांव वालों की मदद से। लेकिन इलेक्शन का कोई साइन हमें अभी तक इसमें नहीं मिला है। और महासभा जो थी, ये ब्राह्मण्स की हेजोमोनी थी वहां पर। ये ब्राह्मण्स के गांव थे और ब्राह्मण्स पहले से पैसा नहीं दिए और आज भी पैसा नहीं देंगे। ये आज भी यदि आप इंडिया में देखें हायर पोस्टेज पे, तो ब्राह्मण्स हर जगह हैं, क्योंकि इन्होंने एक ही काम किया, पढ़ना पढ़ाना। इनका दिमाग बहुत आगे है। तो ब्राह्मण्स का, वो जो ब्राह्मण्स के गांव थे ना वहां पे, तो ब्राह्मण्स के गांव पर टैक्स ले सकते हैं। कैसे भाई, हम ब्राह्मण से उन्होंने टैक्स फ्री गांव लेते थे हमेशा, फिर टैक्स नहीं देना, यहाँ पे इस लैंड पे टैक्स नहीं देना है, ठीक है। और वहाँ पे जो एजुकेटेड लोग थे, वेल्दी लोग थे, ये लोग सभा करते थे। और अब ब्राह्मण्स को भी तो टैक्स लेना पड़ेगा ना जीने के लिए, तो वो लोग गांव वालों को टैक्स लगा खुद रख लेते थे उस चीज़ों को। और किंग दे भी दे देते थे कि आप ब्राह्मण्स हैं, रिलीजियस पॉलिसी उनकी होती थी कि आप ब्राह्मण्स हैं, या आप बुद्धिज़्म से हैं, या जैनिज़्म से हैं, या आप उलेमा हैं, सल्तनत में आएगा, दिल्ली सल्तनत में, इनको आप लैंड फ्री दे देते थे। उसके बाद देखिए जो अब ये जो लोग ब्राह्मण्स लोग, जो सभा होती थी इनकी, तो उसमें कोई डिसीजन बन के आता था कि ये काम करना है इस गांव में। तो एक बरियार साहब होते थे कि मैंने एक काम किया, मैंने एक से बोल दिया भाई ये काम है, ये सभा से निकल के आइए, ये बरियार ये काम आप लोग कर लेना। जैसे कि मोदी साहब कोई भी पॉलिसी बनाते हैं तो सीधे वो जाएगी एग्जीक्यूटिव के पास, जो आईएएस होंगे, ये लोग एग्जीक्यूट करेंगे। उसी तरह ये बरियार थे, ठीक है। अब देखिए जरा मलक्का स्टेट की हम बात कर लेते हैं। मलक्का स्टेट बेसिकली हमारा मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में है। तो जरा इसको आप ध्यान देते हुए पढ़िएगा कि कैसे हमारा चोला और चाइना में कैसे व्यापार होता था, और कैसे ये लोग मलक्का स्टेट पे जो हमारा किंग थे, ये कैसे हेजोमोनी चलाते थे उस समय। आज भी तो यही हो रहा ना कि हेजोमोनी चलती है। सुएज कैनाल को बंद कर दीजिए तो कितना घाटा हो जाएगा, मलक्का को बंद कर दीजिए कितना घाटा चल जाएगा। और वही साउथ चाइना सी पे देख लीजिए आप कि 9 डैश लाइन पे कितना हमला वो चल रहा है, हंगामा चल रहा है चीज़ों पे। तो सी रूट जिसके पास है उसकी कहानी बन जाएगी। अब देखिए चोला की हेजोमोनी क्या थी समुंदर पे, तो देखिए हुआ क्या था। चोला इंडिया में थे, इनकी नेवी स्ट्रांग थी, क्लियर। चोला हमारे इंडिया में थे, इनकी नेवी स्ट्रांग थी। और जनाब एकदम अभी की सिचुएशन आप ले लीजिए, इस समय चाइना क्या है, मैन्युफैक्चरिंग हब है ना, मैन्युफैक्चरिंग हब। तो भाई इनकी जन्मजात आ जाते हैं मैन्युफैक्चरिंग करने की। ये चोला के टाइम में भी मैन्युफैक्चर किया करते थे। और पहली दिक्कत तो ये मैन्युफैक्चरिंग किया करते थे, ये समझ आ गया हमें कि चाइना मैन्युफैक्चरिंग था और चोला लोग रॉ मटेरियल सप्लाई करते थे चाइना, ठीक है,
क्लियर। तो रूट क्या होगा सर? रूट ये बे ऑफ बंगाल से होते हुए मलक्का स्ट्रेट हुए चाइना जाएगा, ठीक है। अब बीच में पायरेसी भी होगी, दिक्कत भी होगी। तो दिक्कत क्या था कि जो श्री विजया रूलर थे, ये बेसिकली सुमात्रा, इंडोनेशिया और सिंगापुर के रूलर थे, तो ये मलक्का स्टेट को कंट्रोल करते थे। तो इनके दिमाग में आया कि भाई ये चाइना वाले भी प्रॉफिट में आ रहे हैं, चोला वाले भी प्रॉफिट में आ रहे हैं, और मैं बस मलक्का स्टेट पे बैठा हुआ गाने गा रहा हूँ, ऐसे थोड़े चलेगा। तो उन्होंने बोला, चोला से ये बोला, सर आप जानते हो क्या करोगे, चोला आप हो, ये चाइना है, तो और यहाँ पे मान लीजिए मलक्का स्टेट है, तो जो भी सामान चोला वाले लेके आएंगे वो मलक्का स्टेट उनका टर्मिनल पॉइंट होगा, टर्मिनेट कर दिया जाएगा। उसके बाद श्री विजया के जो लोग होंगे रूलर के, वो लेके जाएंगे चाइना तक। चोला वाले का अच्छा जी, ये पहली कहानी थी। ईस्टर्न कोस्ट हो गया। वेस्टर्न कोस्ट पे क्या हुआ था कि जो अब्बासीद एम्पायर थी बगदाद की, वो हमारा इजिप्ट की फातिमिद एम्पायर से रिप्लेस हो गई थी। तो वहाँ सुएज कैनाल के पास में दिक्कत आ रही थी, वो रूट हमारा अनसेफ हो रहा था। सुएज कैनाल तो उस समय था ही नहीं, वहाँ पे दिक्कत आ रही थी। बेसिकली हमारा चोला का हमारा कंसर्न किससे है? चाइना से है। समझ आ गया आपको? तो चोला वाले ने बोला भाई यार, मतलब कि यार मैं रॉ मटेरियल भेज रहा हूँ, तुम क्यों ऐसा कर रहे हो? तो चोला वालों में क्या हुआ कि इन्होंने भेज दी अपनी आर्मी श्री विजया के पास, सॉरी अपनी नेवी भेज दी, इनको सिखाओ, इनको मारो, तब समझ में आएगा कि ये ट्रेड रूट नहीं रोकना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कैसे चोला ने हेजोमोनी भी दिखाई मलक्का स्टेट को ट्रेड सेव करने के लिए। आज भी तो यही हो रहा है ना सर। साउथ चाइना सी का जो इशू है, वहां पे यूएसए पूरा काम कर रहा है, अपना प्रॉपर काम कर रहा है, क्योंकि अनक्लॉज बना हुआ है कि हमारा यूएन का एक रूल है कि यहाँ पे हर एक समंदर में जो हमारा सिविलियंस की नाव जाएगी या शिप जाएगी, तो आप वहाँ पे इनको कम से कम जाने दें, रोके नहीं, ठीक है, कि हमारा सी रूट जो है, हमारा ट्रेड जो हो, ये सेफ रहे हमारा, ठीक है। फ्रीडम ऑफ नेविगेशन बोलते हैं इसको। तो इस तरह से चोला ने हमारा हेजोमोनी भी दिखाई। अब आगे देखते हैं पल्लवाज। पल्लवाज में कुछ नहीं पढ़ना है, इसके एक रूलर थे महेंद्र वर्मन वन, ये एबल रूलर थे, इन्होंने महाबलीपुरम बनाया। इस बार का आईएएस के प्री का सवाल भी था 2016 में। महाबलीपुरम टेम्पल बनाया जो कि रॉक कट टेम्पल है, ठीक है, और ये बेसिकली मोनोलिथिक पेंटिंग है। और देखिए आप इस फोटो में देख सकते हैं ना कि ये एक तरफ तो हाथी बना हुआ है, ऊपर बहुत सारी नक्काशी की गई है, लेकिन एक साइड में ये खाली है। तो दोस्त ये क्या था ना कि बेसिकली यहाँ पे स्कूल था, ये एक तरह का स्कूल बोलिए कि यहाँ पे जो कलाकार थे ये आके अपना अपना काम करते थे, ठीक है। तो ये बेसिकली एक तरह का स्कल्पचर बनाने वाले लोग थे जो बनाते थे यहाँ पर आकर। और ये बेसिकली इसमें बहुत सही चीज़ है कि कैसे गंगा निकली हुई है शंकर जी की जटा से, तो ये चीज़ भी दिखाई हुई है। तो मतलब कि ये चीज़ तो क्लियर हो जाती है कि उस समय गंगा जी जो पुराण में लिखे गए हैं वो चीज़ें हमारी आ रही थी, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर कुछ भी नहीं होता है, जो चीज़ें हो रही है इस दुनिया में। आजकल हम किसकी फ़ोटो बनाते हैं? हम लोग बड़ी बड़ी नाव की फ़ोटो बनाते हैं, या आप देख लें तो लैपटॉप की फ़ोटो बनाते हैं। तो हमारा जो सोसाइटी का रिफ्लेक्शन है, ओके, आर्ट एंड कल्चर इज़ द मिरर ऑफ सोसाइटी, मूवी इज़ द मिरर ऑफ सोसाइटी, पोइट्री इज़ द मिरर ऑफ सोसाइटी। तो ये मिरर को रिफ्लेक्ट कर देते हैं। तो इसीलिए बहुत मदद मिली हमारे हिस्टोरियन को इस तरह से खोजने में, ठीक है। अब देखिए बेसिकली अब चालुक्य की बात कर लेते हैं, ठीक है। अब जरा ऊपर देख लीजिए, नरसिम्हन वन डिफीटेड एंड किल्ड द पुलकेश टू। पुलकेश टू चालुक्य के थे और उन्हें अपना कैपिटल बादामी बना लिया, ठीक है। तो चालुक्य की जरा हम बात कर लेते हैं। चालुक्य में काम की चीज़ ये, चालुक्य का सवाल एक ही जगह से आता है कि किस धर्म को सपोर्ट करते थे? जैनिज्म को सपोर्ट करते थे। बहुत कम लोग थे जैनिज्म को सपोर्ट करते थे। आइहोले इंस्क्रिप्शन जो पुलकेश टू का मिला हुआ है, और ये बेसिकली कोर्ट पोएट इस संस्कृत लैंग्वेज में लिखते थे। और मीता कसर आज भी यूज होता है हिंदू लॉ के लिए, ये विजय सवारा ने इसको लिखा था। अब देखिए पांड्यास बड़े काम की चीज थे। ये लोगों एंशिएंट किंगडम है ये हमारा बेसिकली। और पता है ये महाभारत, पुराण और अशोका इंस्क्रिप्शन में भी इनके नाम आता है पांड्या का, ठीक है। और ये महाभारत के युद्ध में भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। इसके किंग थे हमारे सारंग ध्वज साहब ने इस के मतलब कि
महाभारत में हमारा पार्टिसिपेट किया है लड़ाई में। और ये पर्ल ट्रेड होता था, मोतियों का वहाँ से हम ट्रेड करते थे, बेसिकली पर्सिया, यूरोप, यहाँ पे हम भेजते थे इस चीज़ों को। और जब मार्को पोलो आया ना हमारा, तो पहली बार मार्को पोलो पांड्या एम्पायर में ही लैंड किया। और मार्को पोलो बेसिकली ये इटली और जो पार्ट डिवाइड हो गया है ना, इटली के पास का था ये मार्को पोलो। ये आया था, ये घुमक्कड़ टाइप का था और चीज़ों को खोजने के लिए आया हुआ था। और अशोकन का इंस्क्रिप्शन में मिलता है कि चेरा का कुछ काम यहाँ पे हुआ है, ठीक है। अब देखिए जरा कुछ देख लेते हैं कि इंडियन फ्यूडलिज्म हमारा कैसे आगे बढ़ा और किस तरह से आगे बढ़ा। देखिए दोस्त, हुआ क्या था कि पोस्ट मौर्य के टाइम में, ठीक है, पोस्ट मौर्य उसके बाद हमारा छोटे छोटे राज्य में डिवाइड होंगे, साइन वेव चलेगा तो मौर्य के बाद छोटे छोटे राज्य डिवाइड होंगे। बड़ा राज्य था, छोटे छोटे डिवाइड हो गए, उसके बाद एक बड़ा राज्य आएगा, वो बन जाएगा गुप्ता। तो बेसिकली गुप्ता पीरियड से हमारा फ्यूडल सिस्टम लगा दिया गया था, ठीक है। अब फ्यूडल सिस्टम होता क्या है? फ्यूडल सिस्टम में ये होता है कि हमारा जो सेंट्रल पावर है, सेंट्रल अथॉरिटी है, ये वीक हो जाती है। क्योंकि वो किंग क्या करता है कि अपने काम को बांटते हुए ये फ्यूडल लॉर्ड्स को जमीन दे देता है कि सर आप लोग यहाँ से टैक्स लाइए और हमको दीजिए। अब वहाँ भाई टेक्नोलॉजी तो थी नहीं, इंटरनेट तो था नहीं कि डिजिटल इंडिया लगा के मॉनिटर कर लिया जाए, तो ये लोग चोरी भी खूब करते थे, ठीक है। तो बेसिकली चोरी किस इसकी हो रही है? वो गवर्नमेंट की चोरी हो रही है, स्टेट की चोरी हो रही है, उसके खजाने में जो जाना चाहिए धन, उसकी चोरी हो रही है। इसलिए हमारा क्या करता था, ये हमारा जो पावर था, जो हमारा सेंट्रल पावर थी, ये वीक हो जाती थी। तो अब इसको बहुत अच्छे से याद रखें कि फ्यूडल सिस्टम में पावर वीक हो जाती है, सेंट्रल पावर, और गिरने का सबसे बड़ा रीजन यही होता है, ठीक है। अब देखिए ये क्या होता था कि देखिए दोस्त, आज आप आईएएस बनेंगे या पीसीएस बनेंगे या कुछ कहीं भी जाएंगे तो आपको पैसा मिलेगा जब आप जॉब करेंगे। तो अच्छा जी, जब पैसा इतना था ही नहीं तो क्या मिलता था, तो उनको लैंड दे देते हैं कि सर यही तो लैंड है, यही से एग्रीकल्चर होगा, यही से टैक्स आएगा, तो कुछ लैंड आपकी सैलरी के लिए अलॉट कर दिया गया है, ठीक है। और ब्राह्मण्स लोग, उलेमा लोग और बुद्धिस्ट जैनिज्म जो पंडित लोग थे, खाएंगे कहाँ से, तो इनको भी कुछ टैक्स फ्री लैंड अलॉट कर दी जाती थी। तो तीन तरह से हमारा अलॉट करते थे, पहला फ्यूडल को, दूसरा हायर ऑफिशियल्स को, और तीसरा ब्राह्मण्स और रिलीजियस जो हमारे गुरु हैं इनको करते थे। अब देखिए जरा लैंड ग्रांट शुरू कहाँ से हुआ। बेसिकली ये 1st सेंचुरी बीसी से शुरू हुआ, बुद्धिस्ट और ब्राह्मण्स को दिया जाता था। और पोस्ट गुप्ता पीरियड में क्या हुआ कि जो एडमिनिस्ट्रेटर थे, सबसे बड़ी गलती, इनको दे दिया जाता था पूरा लैंड, और इनको पावर था टैक्सेशन करने के लिए। वहां पर ये टैक्सेशन करते थे, मतलब एक तरह का ऑटोनोमस सिस्टम बन गया वहां पे, किंग के अंदर किंग बनने शुरू हो गए, ठीक है। तो देखिए यदि आप बात करेंगे सेंटर स्टेट रिलेशन की पॉलिटी में, तो कभी भी जो स्टेट पीएससी होती है, ठीक है, ये हमेशा नीचे बैठते हैं एज कंपेयर टू कि जो सेंट्रल के आईएएस जाते हैं। बोलोगे सर क्यों? क्योंकि भाई इस दुनिया का एक सरल नियम है, आपके हाथ से अथॉरिटी गई तो आप गए, आपके हाथ से पैसा गया, आपके हाथ से विद्या गई, आप गए। आपके हाथ से अथॉरिटी नहीं जानी चाहिए किसी भी कीमत पर, क्योंकि यदि फ्यूडल लॉर्ड के हाथ में अथॉरिटी गई तो ये हुआ हमारे सारे राज्य ऐसे ही बर्बाद हुए हैं। इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ये कभी रिस्क नहीं ले सकती कि पीएससी वालों को आईएएस प्रमोट करके बनाए, क्योंकि जैसे ये इनके पास आएगा ना तो ये लोग अपना ऑटोनॉमी दिखाने लगेंगे। यदि पापा जी 20,000 रुपये हर महीने मेरे अकाउंट में भेजेंगे तो मैं कंट्रोल में रहूंगा, लेकिन एक साथ ही 5 लाख भेज देंगे ना तो मैं कभी कंट्रोल में नहीं रहूंगा। इसलिए जो सेंट्रल अथॉरिटी होनी चाहिए आपके हाथ में होनी चाहिए। किसी के हाथ में आपने दिया तो घर टूटेगा, देश टूटेगा। और इसीलिए हिस्ट्री पढ़ते हैं कि कैसे किस चीज़ों को बचा के रखे हैं। सेंट्रल अथॉरिटी, टैक्सेशन सब आपके पास में होना चाहिए, यहाँ से लेके जाओ। ये बेसिकली जो अर्लियर हमारा लैंड ग्रांट होता है इंडिया में, ये इंस्क्रिप्शन हमारा फाउंड हुआ है सातवाहना पीरियड में। और जब सातवाहना पीरियड की बात हुई थी, इसमें ये बात थी कि रॉयल ट्रूप्स उसके अंदर नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते भाई? स्टेट मेरा है तो तुम क्यों नहीं जा सकते? रॉयल ट्रूप्स नहीं जा सकते, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर उसमें नहीं जा सकते। ये सब हमारा प्रॉब्लम थी। उसके बाद लेटर मौर्यास में क्या हुआ कि जो भी कंट्रोल था हमारा रेवेन्यू का, ये दूसरे के हाथों में दे दिया गया, ठीक है। और जो हमारा
एडमिनिस्ट्रेशन थे, टैक्सेशन, उनको पैसा देने के लिए हमने लैंड अलॉट कर दिया उनको, ऑफिशियल्स को। तो ये सबसे बड़ा जो लैंड ग्रांट है ना, लैंड ग्रांट है, आप देख सकते हैं ब्लू कलर में, इज द मेजर कॉज ऑफ डिसइंटीग्रेशन। तो इसलिए हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं कि हमें एग्जाम क्वालिफाई, इसलिए कुछ सीखना है। अपने हाथ से अथॉरिटी गई जाने मन, जिंदगी गई। अपने हाथ से अथॉरिटी नहीं छोड़नी है, कुछ भी हो जाए, ठीक है। अब देखिए हमारे सोसाइटी में सोसाइटी कैसी थी, ठीक है। अब बात यह है कि लैंड हमारी, जब लैंड हमारे चली गई एडमिनिस्ट्रेशन के पास, लोगों के पास, तो हमारी लैंड चेंज हुई, मतलब इकोनॉमी चेंज हुई, तो सोसाइटी तो हमारी चेंज होगी ही होगी। तब देखिए जो ब्राह्मण्स लोग थे इनको पावरफुल थी, मतलब ब्राह्मण्स लोग किसी का कत्ल कर दें तो इनको बस 2-4-5 गांव को खिलाना होगा, लेकिन कोई ब्राह्मण्स का कत्ल कर दे तो सबसे बड़ा पाप माना जाता था ये, ठीक है। मतलब इनइक्वालिटी वहां पे मौजूद थी। कायस्थ, ट्रेड हमारा डिक्लाइन हो रहा था तो कायस्थ की भी हालत खराब हो जाएगी। क्षत्रिय रिकॉग्नाइज हुए क्योंकि लड़ाके थे, और हमारा अब क्या हो रहा था, हमारा जितने राज्य थे टूट रहे थे, तो जो लड़ाका होगा वो अपना छोटे छोटे राज्य बना लेंगे। अनटचेबल्स को अंत्यजस बोला जाता था, जो कि हमारे मनु ने लिखा हुआ है स्मृति में, मनुस्मृति में इन्होंने बताया कि अंत्यजस बोलते थे इनको। देखिए लिटरेचर क्या था कि लिटरेचर बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ क्योंकि कोई सेंट्रल पावर नहीं थी, और लिटरेचर को डेवलप होने के लिए कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट करना पड़ता है, ठीक है। लिटरेचर ये वन काइंड ऑफ R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो आपको सपोर्ट करना पड़ता है भाई, आपको बैकअप देना पड़ेगा, ठीक है। कोई बुद्धिज्म को सपोर्ट कर रहा है, कोई किंग, कोई जैनिज्म को सपोर्ट कर रहा है, तो इस तरह से हमें सपोर्ट करना पड़ेगा। अब देखिए कल्चर जो हुए हमारे, ये लोकलाइज हुए, जो कल्चर हमारे बनने, तो दोस्तों देखिए कि हमारी इकोनॉमी आई तो हमारा एम्पायर बना, लेकिन इकोनॉमी जब हमारी डिवाइड हुई तो एम्पायर भी डिवाइड होना शुरू हो गए। पता है जब भी हम पड़ोसी से अलग होते हैं ना, तो उससे हम बात नहीं करना चाहते, ना ही वो जिस तरह से वो रिएक्ट करता है वो भी नहीं करना चाहते, जिस तरह से वो बात करता है वो भी नहीं करना चाहिए। लाइव एग्जांपल, उर्दू एक लैंग्वेज थी, उर्दू का कोई भी लफ्ज़ बिना हिंदी के पूरा नहीं हो सकता। ये मैं बोल रहा हूँ, जहाँ तक आपको समझ में आएगा आपको लगेगा कि ये हिंदी है, जहाँ नहीं समझ आएगा बोलूँगा, आप बोलोगे कि जनाब ये तो उर्दू चल रही है। तो जैसे ही हमारा इंडिया पाकिस्तान डिवाइड हुआ, जिन्ना साहब ने बोला हमारा नेशनल लैंग्वेज होगी उर्दू, लेकिन हमारे चाचा साहब नेहरू बोल रहे थे कि नहीं, हमारा इंडिया की लैंग्वेज उर्दू बनाई जाएगी। तो उर्दू आप देख रहे होंगे कि हम नहीं बोलते हैं, ये बोलते हैं कि ये मुसलमानों की लैंग्वेज है। भाई जुबान, लैंग्वेज, ये कोई जुबान किसी यार रिलीजन की नहीं होती यार, ये रीजन की होती है। जुबान रीजन की होती है, रिलीजन की नहीं होती है। जैसे आप गुजराती देख लीजिए, मराठी देख लीजिए, ये लोग रीजन पे होती है जुबान। तो उर्दू यहाँ पे खत्म होनी शुरू हो गई थी, नियरली अब यहाँ से एक्सटिंक्ट होने वाली है इंडिया से, जबकि बहुत अच्छा से उर्दू बोलते थे इंडिया के लोग, क्योंकि ये होता है गुस्सा, दिक्कत। उसी तरह मेरे दोस्त, जब छोटे छोटे एम्पायर्स बने ना, छोटे छोटे एम्पायर्स, तो इन्होंने अपनी अपनी लैंग्वेज बनानी शुरू कर दी। आप भ्रंशा बोलते हैं, ये IAS का प्री का सवाल था, आप भ्रंशा क्या है? तो यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज, टूटी फूटी लैंग्वेज बननी शुरू हो गई थी, जैसे प्रोटो हिंदी, प्रोटो बंगाली, प्रोटो राजस्थानी, गुजराती, मराठी। तो इससे क्या हुआ, इससे क्या हमारा घाटा हुआ? घाटा सर ये हुआ कि आपने गुजराती बनाई तो गुजरात के लोग अलग हो गए, कल्चर अलग हुआ। कल्चर क्यों सर अलग हो गया? क्योंकि लैंग्वेज इज द व्हील ऑफ कल्चर। लैंग्वेज खत्म हुई तो कल्चर खत्म हो जाएगी, उर्दू खत्म हुई तो तहजीब खत्म हो जाएगी जनाब। तो इसलिए जब छोटे छोटे किंगडम बने तो आपस में आइसोलेट करने के लिए एक दूसरे के लिए इन्होंने क्या किया, अपनी लैंग्वेज को अलग कर लिया ताकि हम इनसे अलग हो जाएं। और आज भी देखिए साउथ इंडिया में उनका कल्चर अलग है क्योंकि लैंग्वेज अलग है। इंडिया में काफी हद तक हिंदी बोली जाती है, लेकिन उसमें भी कई पार्ट है जो आपको समझ नहीं आएगी चीजें, इसलिए लैंग्वेज पे आप बांटिए। और वेस्टर्न कंट्रीज में क्या होता है, आज ये 2 लैंग्वेज आप बोल रहे हैं, 3 लैंग्वेज बोल रहे हैं कंट्री में, कहते हैं नहीं ये डिसइंटीग्रेट हो जाएगी कंट्री। लेकिन आज देखिए यूनिटी इन डाइवर्सिटी इन इंडिया, 22 लैंग्वेज तो केवल मतलब हमारे अभी क्लासिफाइड है, कितनी हजार लैंग्वेज है यार। दिस इज द पावर ऑफ इंडिया, दिस इज द पावर ऑफ लैंड ऑफ बुद्धा, महावीरा। हमारा माइंड बहुत ग्रो हुआ है बिकॉज ऑफ महावीरा और बुद्धा। हम लोग हमेशा से थिंकर्स रहे हैं, हमेशा से दुनिया को चलाया है। आज क्या हो गया आप सोचिए, ठीक है।
आगे चलते हैं। अब देखिए जो हमारा, अब देखिए आप क्या हुआ कि आपकी लैंग्वेज डेवलप हुई, आपका कल्चर डेवलप हुआ, तो आपका क्या डेवलप होगा, रीजनल कल्चर अलग अलग डेवलप होंगे, तो अलग अलग तरीके के टेम्पल्स बनेंगे, तो बहुत सारे टेम्पल का हमारा कंस्ट्रक्शन हुआ। साउथ इंडिया में बेसिकली 8th सेंचुरी AD के बाद बहुत सारे टेम्पल बने, और इसमें जो हमारे डाइटीज आए, जिसकी पूजा होती थी, भगवान आए, ये लोग विष्णु, दुर्गा और शिवा थे, ठीक है। और जो डोनेशन दिया जाता था पूजा करवाने के लिए, महाजनास, तो ये कन्वर्ट हो गया पूजा में, क्या पूजा करवानी ही पड़ेगी आपको। अच्छा ये बताओ कि ऐसा क्यों होता है कि ब्राह्मण्स लोग ऐसा करते हैं? इनकी भी गलती नहीं है सर, क्योंकि यदि आप हिस्ट्री देखेंगे तो ब्राह्मण्स के पास कोई लैंड था ही नहीं, ये लोग लैंड लेते ही नहीं, भिक्षा मांग के काम चलाते थे। और आज जैसे ही कंट्री आज़ाद हुई हमारी, ये हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, अगर हम अभी कंटेम्प्रेरी की बात कर लें, तो इनके पास लैंड है ही नहीं, तो ये एडमिनिस्ट्रेशन के अलावा जगह कहाँ बनती है इनके पास, ये क्या करेंगे बताओ? एडमिनिस्ट्रेशन में जाएंगे ना, तो ये लोग एडमिनिस्ट्रेशन में जाते हैं अधिकतर, क्योंकि इनके पास लैंड नहीं है। ठाकुर लोग क्यों नहीं जाते? क्योंकि उनके पास लैंड है, बोलेंगे हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो हम खेत जोतेंगे, समझ रहे? जहाँ ऑप्शन नहीं होता वहाँ पर सबसे ज़्यादा आपकी वर्सेटैलिटी आती है। जैसे जापान में कोई ऑप्शन नहीं है अर्थक्वेक का, तो लोग हमेशा आता है, हमेशा नया बनता है, हमेशा पुराना गिरता है, नया बनता है, तो वहाँ बहुत ज़्यादा वर्सेटैलिटी मिलेगी, ठीक है। इसे जोन ऑफ कन्वर्जेंस बोलते हैं। जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं वही लोग एक अच्छा किंग, एक अच्छा इंसान बनते हैं, ठीक है। यही अंतर है आज मोदी जी में और राहुल गांधी में, क्योंकि वो कहीं ना कहीं राहुल गांधी शेल्टर में थे और मोदी जी कहीं ना कहीं जिंदगी में घूम रहे थे, सीख रहे थे, गिर रहे थे, पढ़ रहे थे, उठ रहे थे, बस यही डिफरेंस है लिटरली, ठीक है। और उसके बाद यहाँ बहुत सारा लार्ज स्केल रिलीजियस डोनेशन, बहुत ज़्यादा डोनेशन भी हुआ, लैंड का रिलीजियस डोनेशन किया गया। तो दोस्तों ये रहा हमारा अर्ली मेडिवल पीरियड। इसके बाद अगला पढ़ेंगे संगम लिटरेचर, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही हम पूरी जर्नी को कंप्लीट करेंगे। आप साथ पकड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।